हाय लर्नर्स, तो हम लोग पहुंच गए हैं आपके चैप्टर नंबर 10 जो हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 की एसएसटी यानी एक्सप्लोरिंग साइंस, एक्सप्लोरिंग एसएसटी, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी, एक्सप्लोरिंग आपकी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जो हम लोग कहते हैं बड़ी क्लासेस में आती है। अब पहले जो है वो 3 बुक्स होती थी, बट अब सीबीएसई ने इसी साल एनसीईआरटी ने क्या किया है, नई एक बुक लॉन्च की है जिसमें क्या है आपकी तीनों बुक्स मिक्स कर दी गई है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। ये है आपका ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 1, गवर्नेंस। मतलब पार्ट 1 का क्या मतलब है, ये जो है हम इसके बारे में आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी है इसका। तो ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी क्या होते हैं कि सबसे पहले मतलब जो है हमारी घास की जो जड़ें हैं वो है हमारी डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्रता हम लोग देखते हैं। गवर्नमेंट हम देखते हैं कि अपने पेरेंट्स को सुना होगा ये कहते हुए गवर्नमेंट ने ये बनाया है, गवर्नमेंट ने रोड बनाया। उस गवर्नमेंट का क्या रोल है, किसने उसे बनाया, किस तरीके से वो चालू हुई, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो महाभारत की एक कोट है यहाँ पर मेंशन्ड है, द रूलर प्रोटेक्ट्स धर्मा। जो राज करता है वो क्या करता है, धर्म को सुरक्षित करता है। धर्मा जो है उसको प्रोटेक्ट करता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। मतलब आप अपने धर्म को फॉलो करेंगे तो धर्म आपको फॉलो करेगा, आपकी रक्षा करेगा। ठीक है, तो इसी को इन्होंने इसमें दिया हुआ संस्कृत में एक और कोट दिया हुआ, देयर इज़ नो पीस विदाउट जस्टिस। मतलब जब तक आपके पास एक जस्टिस नहीं होगा, सही फैसला नहीं होगा, वहाँ शांति नहीं हो सकती। नो जस्टिस विदाउट इक्वालिटी, जब तक सबको बराबर का हक नहीं दिया जाएगा, जब तक जो फैसला है वो सही नहीं होगा। नो इक्वालिटी विदाउट डेवलपमेंट, और इक्वालिटी जब हम समझेंगे, जब हम विकास करेंगे, हम लोगों की मानसिकता है जो विकसित हो सकेगी। नो डेमोक्रेसी विदाउट रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी, जब तक हम किसी एक पर्सन की अपनी जो यूनिक आइडेंटिटी होती है उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। और हम जब तक अपने कल्चर्स की डिग्निटी पे, लोगों की जो यूनिक डिग्निटी थी उसको हम लोग नहीं मानेंगे तब तक। मतलब अगर एक स्वीपर है तो अगर हम उसकी डिग्निटी, उसकी रिस्पेक्ट ना करें ये सोच के कि वो तो गरीब है, स्वीपर है, तो वो गलत है, वो लोकतंत्र नहीं हो सकता है। तो अब जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो क्या आता है कि गवर्नमेंट्स होती क्या है, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, और डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ओके, तो ये तो एक इमेज दी हुई है। आगे हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है, ह्यूमन बीइंग हैव लिविंग इन कम्युनिटीज़। जो ह्यूमन बीइंग है, हमने पहले चैप्टर में, अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि कम्युनिटी होती क्या है, जहाँ पर बहुत सारे एक तरह के लोग एक जगह रहते हैं और काफ़ी सर्विसेज एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं और कुछ अपनी इंडिविजुअल करते हैं। तो जो बहुत साल, हज़ारों साल पहले से क्या हो रहा है, ह्यूमन जो है वे कम्युनिटीज़ में रह रहे हैं। जब बहुत सारे नंबर ऑफ़ पीपल एक साथ रहते हैं, उनके बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट भी हो सकते हैं, मतलब वो असहमति भी हो सकती है, ऑर्डर भी फॉलो नहीं हो सकता। कि जैसे अगर मैं एक सिंपल सी बात करूँ कि आपके पड़ोस में शादी हो रही है, वहाँ 12-1 बजे तक डीजे चल रहा है, तो ऑब्वियसली आप घर में आपको शोर सुन रहा है, आप सो नहीं पा रहे, आपके घर में कोई बीमार आदमी है, तो डिसएग्रीमेंट भी हो सकते हैं, बट एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, डिसऑर्डर भी हो सकता है। मतलब आप उन्हें फॉलो ना करें, आप उन्हें जाके बोले बंद करें, वो ना करें, तो वहाँ पर हमारे पास क्या है, तो रूल्स बनने बहुत ज़रूरी हैं कि भाई 10 बजे के बाद सोसाइटी में जहाँ रह रहे हैं लोग, वहाँ पे 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए। ठीक है, तो वही हमारे ऑर्डर को और हमारी यूनिकनेस है, सोसाइटी की हार्मोनी, शांति को बनाए रखेंगे। ठीक है, देयर इज़ प्रोबेबली सिंपल रूल्स एट होम। कुछ रूल्स आपको सिंपल घर में देखने को मिल जाते हैं जिसे आपको फॉलो करना होता है कि हमें जल्दी सोना होगा, आपको इस टाइम पे ये खाना खाना होगा, आपको अपने शूज़ यहाँ रखने होंगे, आपके बुक्स यहाँ रखनी होंगी। द स्कूल यू स्टडी हैज़ रूल्स टू। स्कूल के भी कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए रूल्स हो सकते हैं कि आपको बेल लगने पे यहाँ से यहाँ जाना है, आपको ये टाइम शेड्यूल फॉलो करना है, इस टीचर से ही पढ़ना है, एक्सेक्ट्रा। बड़ी क्लासेस में जाएंगे जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के लिए हो रहे हैं, तो उनको भी सर्टेन रूल फॉलो करने पड़ते हैं कि उन्हें चीटिंग नहीं करनी, उन्हें किसी के साथ बात नहीं करनी एग्ज़ाम टाइम में। ड्राइवर्स हैं, उनको रोड पे कुछ ट्रैफिक रूल फॉलो करने होते हैं। जो पीपल है अलग अलग जॉब में लगे हुए हैं, उनको अपने रूल फॉलो करने पड़ते हैं जो उनके मालिक ने उनके बोला, एम्प्लॉयर ने उनके लिए सेट किए हैं। एम्प्लॉयर को जो है वो कमेटी के जो अपने एम्प्लॉयज़ को
उसने दिया है, वैल्यू दिया है, उसके रूल फॉलो करने पड़ेंगे, उनको रिस्पेक्ट देना, उनको प्रॉपर तरीके से सैलरी देना, इस तरीके के रूल। लेकिन अगर ऐसा क्या होगा उस टाइम पे जब अगर कोई रूल जो है वो इन फॉलो ना कर पाएंगे, तो क्या होगा? सोसाइटी काम नहीं कर पाएगी प्रॉपर तरीके से। तो हु मेक्स द रूल? अब ये रूल बनाता कौन है और क्यों? अगर हमने देखा छोटे छोटे लेवल पे तो ठीक है, घर पे मम्मी दादी या दादू ने बना दिए रूल, वो हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बड़े लेवल पे जब हम जाएँ, कम्युनिटीज सोसाइटीज़ के लेवल पे, कौन बनाता है, क्यों बनाता है, किस तरीके से ये बनाए गए हैं, ये कुछ क्वेश्चन है जिसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन, जब हम डिसीजन को लेते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं सोसाइटी को अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंगली और इंश्योर करते हैं कि वो फॉलो किए जाए, उसे ही हम बोलेंगे गवर्नेंस। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ और द सिस्टम दैट मेक्स द रूल एंड इंश्योर्स दैट दे आर फॉलोड इज कॉल्ड गवर्नमेंट। और गवर्नेंस तो वो होता है कि जब हम रूल बनाए और उसको इंश्योर करें कि रूल जो है वो फॉलो हो रहे हैं, तो वो होती है गवर्नेंस। और जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल उस रूल को बनाता है और इंश्योरेंस देता है, इंश्योर करता है कि वो रूल फॉलो होंगे, वो हो गए गवर्नमेंट। कुछ सम ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट और जो बहुत ज़रूरी रूल हैं उन्हें लॉ बनाया जाता है, जिसके फॉलो ना करने पर आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। दिस डज नॉट मीन्स दैट रूल्स एंड लॉज आर सेट वंस फॉर ऑल। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आज कोई रूल बना दिया वो हमेशा के लिए बन गया, नहीं, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। बाद में एक प्रॉपर टीम बैठाई जाती है, आपके कई सेट रूल है, लोकसभा विधानसभा, कई मंत्री, जिस लेवल का वो रूल होता है उस अकॉर्डिंगली वो लोग मीटिंग में बैठते हैं, उसमें चेंजेस होते हैं, बहुत विचार होता है, लिखित में पास होता है, मैक्सिमम लोग जब उसकी सहमति करते हैं तो वो चेंजेस भी हो जाते हैं। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर घर में बात करें, सपोज़ मम्मा ने शू रैक जो है वो लेफ़्ट साइड में रखी हुई थी, तो सब लोग वही रूल फॉलो कर रहे थे। लेकिन फिर उन्हें फील हुआ कि नहीं, लेफ़्ट साइड में रख नहीं पा रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है, कोई मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं उनको दिखती है, वो अच्छी नहीं लगती, या हो सकता है हमने अपना इंटीरियर ही चेंज कर लिया, हमने दूसरी अलमीरा ले ली जो राइट साइड में रखी है। ओके, तो वहाँ पे क्या होगा, वो घर पे डिस्कस करेंगे बड़े लोग आपस में कि जो हम लोग अलमीरा है वो इस साइड रख देते हैं, शू रैक है वो यहाँ रखते हैं और यहाँ रखेंगे। तो वो रूल चेंज हो गया, सबने एग्री किया और वो रूल चेंज हो गया, आपसे नहीं पूछा गया है। लेकिन जब मैक्सिमम लोगों ने उसको हाँ कर दिया तो वो सेट हो गए। और स्टूडेंट बॉडी में मे बी स्कूल वाले बात करें, अगर प्रिंसिपल सर ने कुछ बोल दिया तो वही रूल टीचर्स फॉलो करेंगे। लेकिन टीचर को अगर लग रहा है कि नहीं वो रूल गलत है, तो वो लोग टीचर प्रिंसिपल सर से बात कर सकते हैं, उन्हें अपने पॉइंट रख सकेंगे। अगर प्रिंसिपल सर को फिर फील होगा कि हाँ भाई ये रूल गलत बन गया, इस तरीके से ये रूल होना चाहिए, तो वो उसको चेंज भी कर सकते हैं। सिटीजन्स ऑल्सो हैव अ से इन लॉज एंड रूल्स गवर्निंग टू द सोसाइटी। हर जो सिटीजन है उसके भी कुछ रूल होते हैं जो सोसाइटी उन्हें देती है, उन्हें हमें देखना पड़ेगा। जैसे ये एक इन्होंने इमेज दी हुई है सोसाइटी की कि किस तरीके से किस लेन में आपको जाना है, रेड लाइट है तो रुकना है, ये हमारे रूल है। अगर ये रूल ना हो तो देखिए इस तरीके से जाम हो जाएगा, पूरा रोड भर जाएगा, हर किसी को जल्दी होगी, मुझे यहाँ जाना, मुझे यहाँ जाना, तुम हटो, इस तरीके से ये देखिए। अब अगर रूल नहीं होंगे तो क्या ये बीच में खड़ा होगा? ये लोग आ रहे हैं और इसको जगह ही नहीं दे रहे हैं, ये यहाँ पे खुला हुआ है बीच में, ये ट्रेन इस टाइम पे जा रही है, आर्मी है वो रूल से चलती है, यहाँ डॉक्टर है, ये आपके इमरजेंसी वाले जो हमारे सर्विसमैन हैं वो हैं। तो आपको पता चल रहा है कि ये पब्लिक सर्विसेज की आइडेंटिटी कौन है, ये कौन कौन है, ये पोस्टमैन है, ये आपके टीचर हैं, ये आपकी विधानसभा राज्यसभा है जो सदन बैठता है वो है, ये आपके बैंक हैं, बैंक ऑफिसर्स डील कर रहे हैं, ये आपके जो ट्रैफिक पुलिस है, ये आपकी फायर सेफ्टी पुलिस है, वो आर्मी मैन है। इस तरीके से क्या है, आप इनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों में क्या रूल फॉलो कर रही है? तो हर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी जब बढ़ रही है, फ़ोन का यूज़ हो रहा है, हम सोसाइटी का फंक्शन जो आपस में चेंज करें। अगर हम 30 साल पहले की बात करें तो पीपल जिसको ट्रांसफ़र करनी होती थी मनी एक दूसरे से, मतलब अगर हमें इंडिया से सपोज़ अमेरिका अगर मनी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत होती थी, तो वो क्या करते थे, वो लाइन लगाते थे पोस्ट ऑफिस में जाकर, और एक मनी ऑर्डर नाम का एक चीज़ होती थी जिससे को वो एक फॉर्म फिल करके उसमें पैसे रख के वो उसको देते थे पोस्ट ऑफिस वाले को, और वो फिर वो मनी ट्रांसफ़र होती थी वहाँ पे। और जब वहाँ पर रिसीव हो गई
तो उस पर्सन को भी वहाँ के पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता था और वहाँ जाके उसे कलेक्ट करना पड़ता था। अगर उन्हें कुछ बिज़नेस को देनी है तो उनको क्यू अप करना पड़ता था बैंक में। अगर उन्हें किसी बिज़नेस को पेमेंट करनी है तो वो डीडी बनवा के बैंक को देते थे। आज तो हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, बिज़नेस को भी चेक दे देते हैं, बट एट दैट टाइम हमें बैंक में जाके पैसे देने होते थे और वो एक हमें डिमांड ड्राफ्ट बना के देते थे और उसको आपको पोस्ट ऑफिस पोस्ट के थ्रू भेजना पड़ता था उनको। जब उनको मिलता था तो वो अपने पोस्ट ऑफिस जाते थे, उस डिमांड ड्राफ्ट को दिखाते थे और वहाँ से कैश लेते थे। आपने में भी ये सब चीज़ें नहीं सुनी होंगी क्योंकि आज के टाइम पे इन्हें कोई भी फॉलो नहीं करता, क्योंकि अब जो है बहुत सारी डिजिटल चीज़ें हमारे पास आ गई है। पेटीएम आ गया है, आपके जितनी भी ये ऑनलाइन पेमेंट जो है चीज़ें हैं वहाँ से हम कर रहे हैं। हाउएवर इसने एक बहुत क्लास ऑफ क्रिमिनल बना दी। इसकी वजह से अब ऑनलाइन ठग जो हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आपको पता चल गया है कि वो अपने डेस्क को कौन है बिना अपने डेस्क को छोड़े वो तरीके निकाल देते हैं लोगों की मनी को चुराने का। दिस हैड लेड मनी गवर्नमेंट्स टू पास न्यू लॉज। अब गवर्नमेंट के ऊपर इसका भी बर्डन हो गया है कि उन चोरों से लोगों को बचाए रखने के लिए, और अगर कोई पकड़ा जाता है चोर करता हुआ, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए। इन सबको कहते हैं साइबर क्राइम। कुछ ऐसे क्रिमिनल होते हैं जो जिन्हें लगता है कि वो अगर जो मासूम से लोग हैं उनको अगर वो चुरा लेंगे तो वो अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, बजाय कि दे यूजिंग देयर स्किल टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। ये वो रास्ता चुन लेते हैं बजाय इसके कि वो सोसाइटी में काम करें और प्रॉपरली अपनी स्किल से कंट्रीब्यूट करें। वो अरेस्ट हो जाते हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं तो वो अरेस्ट होते हैं और कोर्टों में भेजे जाते हैं और फिर उसके बाद बहुत सारे साल वो जेल में रहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस एग्जांपल से हमें पता चला है कि जो गवर्नमेंट है उसकी 3 शाखाएं हैं, 3 ऑर्गन हैं जिसके थ्रू वो काम करते हैं। क्या है? लेगिस्लेचर। लेगिस्लेचर क्या होता है? इट इज़ द ऑर्गन दैट मेक्स न्यू लॉज। जो नए नए कानून बनाती है, कुछ अपडेट करती है, या कोई कानून है जो बिल्कुल काम का नहीं है उसको बंद भी कर देती है। तो ये कैसे होता है ये भी मैंने आपको बताया कि असेंबली होती है, लोगों की बातें सुनी जाती हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होता है एंड देन डिसीजन होता है, और वो भी सब कुछ काम रिटर्न में होता है। उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूट्स क्या होता है कि वो कौन इम्प्लीमेंट करता है, किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होता है। मे बी प्रेसिडेंट के साइन होकर वो सबके पास जाता है रिटर्न में, या प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर, डिपेंड करता है वो जो डिसीजन है वो किस लेवल का है। ओके, तो वो उसको रीजेंसी है जो एग्जीक्यूट करती है। उसके बाद है जजेस। जजेस क्या होते हैं आपके? जजेस होते हैं जुडिशरी जो सिस्टम है कोर्ट का, विच डिसाइड वेदर द समवन हैज़ ब्रोकन द लॉ एंड इफ सो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन। अगर जुडिशरी ये डिसाइड करती है कि अगर किसी ने कोई लॉ जो है वो तोड़ा है, कोई कानून तोड़ा है, तो किस तरीके का कोर्स ऑफ एक्शन उसके बारे में लेना चाहिए, क्या उसको पनिशमेंट देनी चाहिए अगर ज़रूरी है तो। सम टाइम वो ये भी देखती है क्या डिसीजन जो है एग्जीक्यूटिव ने जो डिसीजन लिया था, मतलब इन्होंने जो लॉ बनाया था वो सही या नहीं है। अगर नहीं है तो वो ये रिपोर्ट भेजते हैं किसके पास? लेजिस्लेचर के पास, कि भई आपने जो रूल फॉल बनाया था वो थोड़ा सा गलत है, प्लीज़ एक बार उसको देखिए। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये जो तीनों ऑर्गन है ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। लेजिस्लेचर रूल बना के जुडिशरी को एग्जीक्यूट को देता है, एग्जीक्यूट जुडिशरी को देता है। अगर वो जुडिशरी को फील होता है कि कुछ गड़बड़ है या कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो वो वापस लेजिस्लेचर को देता है। इस तरीके से, इसी तरह से जुडिशरी डायरेक्ट भी बात करता है एग्जीक्यूटिव को, कि बताता है कि आपने सही तरीके से फॉलो नहीं करवाया है ये रूल तो सही है लेकिन आपने फॉलो नहीं कराया, तो वो एग्जीक्यूटिव को बात करेगा। ठीक है, तो यही सब इसमें यहाँ बनाया हुआ है कि हर एक की अपनी अपनी पावर होती है। 3 लेवल है गवर्नमेंट के, है नहीं गवर्नमेंट ऑपरेटर 2 लेवल एट द लिस्ट, लोकल और नेशनल। जो लोकल है या नेशनल लेवल की जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या है, मैं जो है 2 लेवल पे ऑपरेट करती है। और अगर हम बात करें बहुत सारी कंट्रीज़ की, इंडिया को लेकर भी, तो वो तीनों ही लेवल पे काम करती है, मतलब लोकल, स्टेट और रीजनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर भी काम करती है। मतलब लोकल भी एक गली में भी वो वर्क करती है, वो स्टेट लेवल पे भी काम करती है और वो पूरे इंडिया लेवल पर भी काम करती है। लेकिन हर लेवल का जो है वो डिफरेंट मैटर से डील करते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन होता है। अगर आपके बल्ब है जो आपके होम का वो चल नहीं रहा है तो आप क्या करेंगे? पहले चेक करेंगे बल्ब को, स्विच को ही चेक करेंगे, फिर फ्यूज़ को चेक करेंगे। अगर इफ़ दैट डजेंट वर्क, अगर बाई चांस ये तीनों ही चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, तीनों ही चीज़ ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे और फिर वो पता करेंगे कि द प्रॉब्लम है वो आपके घर में नहीं है,
यू नीड टू गो टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हो सकता है आगे से ही लाइट नहीं आ रही हो और आप इन तीनों चीज़ों को चेक कर रहे हैं, आपका बल्ब वगैरह सब ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी जाना पड़ सकता है और वहाँ जाके एक कंप्लेंट फाइल करेंगे। तो इस तरीके की जो है वो तीनों ही लेवल पे आपकी जो गवर्नमेंट है वो काम करती है, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो नेशनल लेवल पे काम करते हैं। ओके, तो इन इंडिया तो क्या होता है कि इन इंडिया में जो है लोकल गवर्नमेंट होती है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट होती है। इमेजिन करो कि अब बहुत बारिश हो रही है कुछ लगातार दिनों से, तो वहाँ पे फ्लड आ गई है, डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आ गई है। अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो लोकल अथॉरिटीज़ है उसको डील कर लेगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ टाउन है, कुछ विलेजेस को मिला के समझ सकती है इन्वॉल्व हैं उस भाई कई काफ़ी सारे शहरों में अगर बाढ़ आ गई है तो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए स्टेप करेगी, सेंड करेगी, रेस्क्यू टीम्स को करेगी, लोगों को मदद पहुंचाएगी। बट अगर सपोज बहुत ज़्यादा बाढ़ है, लगभग 2-3 स्टेट में बाढ़ है लगातार, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो है, तो वो भी आपकी जो है रिलीफ के लिए पैसा भेज सकती है, सामान भेज सकती है, आर्मी भेज सकती है। तो यानी तीनों लेवल इकट्ठे मिलके काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात आती है, हमारे इंडिया का जो मोटो है वो क्या है, सत्यमेव जयते। आपने देखा होगा कि सत्यमेव जयते मूवीज़ में देखा होगा, सत्यमेव जयते लिखा रहता है आपके कोर्ट के जो जस्टिस वगैरह होते हैं या फिर जो हमारी मूर्ति है वहाँ पर, ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स, मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है, द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, यह तो धर्मस्थ जय, मतलब जहाँ पर धर्म है वहीं पर जीत है। ठीक है, तो मतलब धर्म के अनुसार ही काम करना चाहिए, मैं धर्म का काम नहीं करना चाहिए। द एबल टेबल ऑन द फेसिंग पेज प्रोवाइड्स ए समरी और जनरल फ्रेमवर्क। तो कुछ गवर्नमेंट के जो है इन्होंने टेबल में कुछ वर्क दिखाए हुए हैं, देखिए। जैसे जुडिशरी है वो उसमें क्या करता है, वो पूरे इंडिया लेवल पे काम करती है सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट काम करती है। लेजिस्लेचर में क्या आती है, लोकसभा और राज्यसभा हैं जो हमारे कानून बनाते हैं। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो एक विधानसभा होती है जो आपकी कुछ स्टेट में 2 भी होती है, लेकिन ज़्यादातर स्टेट में एक ही विधानसभा होती है। एग्जीक्यूट कौन करता है, एग्जीक्यूट क्या है, जनरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। मे भी हो सकता है नॉमिनल हेड भी हो उनकी जगह, सुप्रीम कमांडर भी हो सकता है, आर्मी ऑफिसर भी हो सकते हैं, और सम टाइम कुछ पावर प्राइम मिनिस्टर के पास भी होती है। स्टेट गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूट करता है वो होता है गवर्नर स्टेट का या फिर चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इनके फंक्शंस क्या क्या आते हैं इनके अंदर, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, एटॉमिक एनर्जी है, कम्युनिकेशन है, करेंसी है, दो स्टेट के बीच में बात करना है, एजुकेशन है, या नेशनल पॉलिसी बनानी है। ये सब काम कौन करती हैं, हमारी नेशनल लेवल पे काम होता है। और स्टेट लेवल पे हमारे क्या होते हैं, सिंपल पुलिस, लॉ ऑर्डर बन सकते हैं। जो नए नए यहाँ से ऑर्डर पास होकर आए हैं उनको अडॉप्ट करना, उनको सीखना, उनको इम्प्लीमेंट करना, पब्लिक की हेल्थ का ध्यान रखना, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इरीगेशन मतलब सिंचाई विभाग जो हम बोलते हैं, और लोकल गवर्नमेंट, ये सब इनके। तो हम आपको पता है जो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हैं, APJ अब्दुल कलाम, आपने बहुत बार इनका नाम सुना होगा। ये हमारे जो है 11वें जो है राष्ट्रपति थे हमारे, 2002 से लेकर 2007 तक। ये बहुत ज़्यादा हम्बल थे। ये रामेश्वर को बिलोंग करते थे जो तमिलनाडु में 1931 में इनका जन्म हुआ था। और APJ अब्दुल कलाम है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत जाने माने साइंटिस्ट थे, जिनका जो निकनेम पड़ा वो क्या पड़ा बाद में, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने बहुत क्रूशियल रोल बनाया था इंडिया के जो स्पेस, जो हमारे स्पेस जो हमारे जा रहे हैं, चंद्रयान हमने अभी देखे हैं, चंद्रयान वगैरह जो भी स्पेस में काम हो रहा है, वो उस काम को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हाथ किनका था, हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का था। इसीलिए इनको मिसाइल मैन बोला जाता है। इन्होंने मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ जो हमारे इंडिया की बढ़वाई थी वो इनकी वजह से ही थी। यह हमारे क्या थे, 11th प्रेसिडेंट थे। डिस्पाइट इट्स हाई स्टेटस, मतलब वो कितने बड़े स्टेटस पे थे एट प्रेजेंट, वो प्रेसिडेंट भी थे, वो इतने बड़े साइंटिस्ट भी थे, उसके बाद भी वो लोगों के साथ बहुत कनेक्टेड थे, स्पेशली जो यंग लोग हैं उनके साथ बहुत कनेक्टेड थे। अपने पैशन, गुड एजुकेशन और उनके जो इनोवेशन तरीके थे, उन्होंने बहुत लाखों लोगों को अपनी ह्यूमैनिटी से प्रभावित किया। डेडिकेटेड टू सोशल कोज,
हमेशा जो समाज सेवा में ये डेडिकेट रहते थे और अपने इंडिया के लिए कमिटेड रहते थे कि इंडिया की बढ़ोतरी के लिए इन्होंने हमेशा काम किया, कभी भी इंडिया को डिफेम नहीं किया। ही टायरलेसली एंगेज्ड, उन्होंने हमेशा जो यंग जनरेशन है उनको खूब एंगेज किया, खूब उनको अच्छा सोचना सिखाया कि आप काम करिए, सपने बड़े लीजिए और मेहनत कीजिए और अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कीजिए। डॉक्टर कलाम ने ये भी दिखाया कि इवन अगर मैं प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है। उन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और बहुत अनगिनत लोगों की लाइफ को उन्होंने क्या किया, इम्पैक्ट किया। ठीक है, अब इन्होंने कुछ थॉट्स दिए जिनके बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। हमें सुबह उठकर हमेशा इनमें से एक थॉट को ज़रूर याद रखना चाहिए। अगर आपको अपने मिशन में सक्सेस पानी है, अगर आपका एम है कि मुझे 99% लेना ही है, यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन। मतलब आपको सिंगल माइंडेड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि 2 घंटे में मोबाइल में गेम, फ्री फायर वगैरह कोई भी गेम खेल लेता हूँ, फिर 1 घंटे में अपनी पढ़ाई कर लूँगा और फिर भी मुझे 99 मिल जाएंगी। ऐसा नहीं होता। आपको सिंगल फोकस्ड रहना होगा कि आपको 3 घंटे में से 2 आवर्स से ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी है। कुछ टाइम आपको मेडिटेट करना है, रिलैक्स करना है, लेकिन कोशिश करनी है कि जितना नेग्लिजेंस हो जाए आप गेम को छोड़ें। मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि आपको अगर फोकस है तो वो एक ही चीज़ पे होना चाहिए, 2-3 चीज़ों पे नहीं। ड्रीम वो नहीं है जो हम लोग सोते हुए देखते हैं, ड्रीम वो है जो हमें सोने ही नहीं देता। मतलब अगर आपको नींद ही नहीं आ रही है उस ड्रीम को देखते हुए, तो वही हमारा सपना है, उसे ही सच करना ज़रूरी है। ओके, अगर आप फेल हो जाते हैं तो कभी भी गिव अप नहीं करने। फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग, इसे हम फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग मानेंगे कि मतलब सीखने की प्रक्रिया में ये मेरा पहला कदम था, ये अंत नहीं है, बल्कि एंड का मतलब है एफर्ट नेवर डाइज। इफ़ यू गेट नो एज योर आंसर, रिमेंबर नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, सो बी पॉजिटिव। तो ये कितनी अच्छी अच्छी थॉट्स हैं, इन्हें ज़रूर अपने प्रिंट करके, अपने लिख कर अपने स्टडी टेबल पर चिपकाइए ताकि आप इनके बारे में रोज़ पढ़ सकें और अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकें। मम्मी पापा के सपने भी बहुत होते हैं ना बेटा। तो अब आते हैं हम लोग बड़े क्वेश्चन पे, दैट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या? तो डेमोक्रेसी क्या होता है? अब हमने देखा होगा कि हमने पहले भी मेंशन किया है कि जो डेमोक्रेसी होती है वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब जैसे जनता को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये हमारी एक फाउंडेशन स्टोन है उस सिस्टम का जो गवर्नेंस जो है बहुत सारी कंट्रीज़ की जिन्होंने उसको एडोप्ट किया हुआ है, उसको माना हुआ है। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो ग्रीक वर्ड्स की डिक्शनरी है वहाँ से 2 वर्ड डेमोज और डेमोज मीन्स पीपल एंड क्रेटोज मीनिंग ट्रू रूल या पावर। मतलब डेमो मतलब लोगों को जो रूल करे, जो पावर है वो होती है डेमोक्रेसी, जो लोगों के हाथ में पावर है। सो डेमोक्रेसी लिटरल इन मीन्स द रूल ऑफ द पीपल, जो लोगों के लिए रूल बने हुए हैं उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। बट कैन ऑल पीपल एक्चुअली रूल? क्या सारे पीपल एक्चुअल में मतलब रूल्स बनाते हैं और उसको निभाते हैं? ये इट इज़ क्लियरली नॉट पॉसिबल। अगर सबके हाथ में पावर आ जाएगी, सपोज इमेजिन करो देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट योर क्लास वांट्स टू ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ योर स्कूल प्रिंसिपल। सपोज आपकी क्लास में कोई प्रॉब्लम है जो आप चाहते हैं कि प्रिंसिपल सर को पता चले। मे बी देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद इन द क्लास में, हो सकता है क्लास में कुछ गलत हो रहा हो या कुछ स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी हो गई हो, पंखा नहीं चल रहा हो, पंखा टूट गया हो, कोई भी एक आपके उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत है। तो आपको परहैप्स हो सकता है कि आपको कोई फील्ड ट्रिप के लिए कोई डेट प्रपोज करनी होगी, सर उस दिन ले चलिए हमारा ट्रिप। तो आप क्या करेंगे? पूरी क्लास एक साथ जाएगी प्रिंसिपल ऑफिस में? इट वुड क्लियरली नॉट बी प्रैक्टिकल। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ना ही प्रैक्टिकल है। अगर आप सारे मिल के जाएंगे तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल सर क्या करेंगे? डांटेंगे। ओके, तो इन मैनी स्कूल क्लासेस है, मैक्सिमम मैनी स्कूल्स में क्या होता है, क्लासेस में एक क्लास मॉनिटर होता है या जिसे हम बोलते हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव। वो उसको जो होम क्लास है वो चुनती हैं। इफ़ देयर इज़ विज नन, अगर वहाँ पर कोई भी नहीं, सपोज आपके स्कूल में मॉनिटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो भी आप एक रिप्रेजेंटेटिव या 2 रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करेंगे पर्पस के लिए कि भाई तुम दोनों जाओ या तुम अकेले जाओ प्रिंसिपल ऑफिस में और पूरी क्लास की तरफ से ये बात प्रिंसिपल सर को कह कर आओ, ताकि आराम से वो जा सके और प्रिंसिपल सर भी उसकी बात ज़रूर करें।
ठीक है। इट इज़ सेम प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल सर, ये बिल्कुल स्टेट और नेशनल लेवल के थ्रू है। इसी तरह हम स्टेट और नेशनल लेवल पर इलेक्शंस के थ्रू, वोट के थ्रू हम चुनते हैं रिप्रेजेंटेटिव को। जो हमारे इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो असेंबली में जाके कोई भी अगर नया लॉ बनना है उसके बीच में डिस्कस करते हैं। हम लोगों की जो राय होती है वो वहाँ पहुँचाते हैं। उन्हें बोला जाता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MLAs जो स्टेट लेवल पे हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MPs जो है नेशनल लेवल पे बोला जाता है। ये हमारे सारे मेंबर जो है लॉ को डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं, और काफ़ी सारे डिस्कशन, डायलॉग्स और डिबेट के बाद ट्राई करते हैं कन्विंस करने की एक दूसरे को, ताकि एक रूल पर हम आ सके, एक रिज़ल्ट पर हम आ सके। और अगर सब लोग एक रिज़ल्ट पर सहमत हो जाते हैं तो वही फिर लॉ बन जाता है। लाइक एनी अदर मॉडर्न डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, मतलब सारे वर्ल्ड में हमारी डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है, सबसे ज़्यादा अडप्ट किया जाता है हमारी। इट इज़ द होल ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है वो इंडिया की है, जिसके अंदर लगभग 970 मिलियंस वोटर हैं 2024 में, और लगभग ऑल जितने मतलब इन 970 मिलियन में कौन लोग हैं, सिर्फ वो लोग हैं जो जिनकी एज 18 से ज़्यादा है, उनके पास अधिकार होता है कि वो इस वोट में पार्टिसिपेट कर सके। इमेजिन करो कि आपकी क्लास जो है वो प्लान कर रही है पिकनिक पर जाने का, और वहाँ पर 2 ही प्लेस है ऑप्शन में, A और B। तो क्लास डिस्कस करती है प्रोस एंड कॉन्स, मतलब डिस्टेंस कौन सी ज़्यादा दूर है, किसको पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, कौन किस टाइम खुली होती है, या उसका डे क्या होता है कि किस दिन वो वहाँ पर हम जा सकते हैं, कॉस्ट किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, बेसिक फैसिलिटीज़ कहाँ पर अच्छी हैं कहाँ पर नहीं है। तो आप ये सारी, इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू अराइव एट डिसीजन। तो एक डिसीज़न पे आना मुश्किल हो सकता है कि भाई 10 क्लास में 20 लोग हैं, 10 बच्चे कह रहे हैं A में जगह चलो, 10 बच्चे कह रहे हैं B में करो, तो वहाँ डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, आपके टीचर डिसाइड करते हैं कि वोटिंग जो है वही तरीका है। तो जितने लोग A के फेवर में है वो अपने हैंड उठाओ, और जितने लोग B के फेवर में वो हैंड उठाओ। अगर एक भी बच्चा A में ज़्यादा हो जाता है, बाय चांस हाथ उठाते हुए 11 बच्चे A में हो जाते हैं और 9 बच्चे B में हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली डिसीजन फाइनल हो जाएगा कि A जाएंगे। लेकिन स्टिल अगर ऐसा भी ना हो तो टीचर भी खुद भी डिसाइड कर सकता है, अगर प्रॉपर दोनों चीज़ें बराबर बराबर रहती हो तो। इसे बोलते हैं वोटिंग। दिस इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसके अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कि वहाँ पर हर स्टूडेंट का अपना एक मत रखने का अधिकार है, ताकि वो प्लेस डिसाइड हो सके। द टर्म ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो हमें इस चैप्टर में शुरू में हमने पढ़ी थी, वो उस सिस्टम को रेफर करता है जो इनेबल करता है, जो हमें शक्ति देता है, हमें बढ़ावा देता है, ताकि हम पार्टिसिपेट कर पाएँ ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह, हम लोग उसमें बात कर पाएँ। जैसे हमने पिरामिड ऊपर पढ़ा था कि नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और हमारा जो है लोकल लेवल है, वहाँ पर हमें उसमें सिटीजन की तरह बात करना पड़ेगा। हमें अपने डिसीजन इन सच ए सिस्टम द सिटीजन कैन हैव अ से, हर सिटीज़न को अपना बात कहने का अधिकार है, और उसके बाद में डिसाइड होता है। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर रिवीजन है जो हमने अभी तक पढ़ा है कि कोई भी कंट्री बिना गवर्नमेंट के, बिना गवर्नमेंट्स के चल नहीं सकती है। ये क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स। जिनको भी ये चैप्टर समझना हो, तो मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि आपको एक पूरा चैप्टर बहुत इजी लैंग्वेज में समझा सकूं, ताकि आप जो इन बिटवीन जो भी क्वेश्चन आए उनके आप आंसर कर पाएँ इजीली। एंड प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।